गुजरात के गोधरा में भीड़ का हंगामा देखने को मिला है। गोधरा सिटी पुलिस स्टेशन का भीड़ ने घेराव कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाने पर हंगामा हुआ है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ है। गोधरा सिटी थाने में ये हंगामा बरपा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हंगामा बरपा है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा है। पुलिस कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक पोस्ट को लेकर विवाद था और उसके बाद देखते ही देखते स्थिति खराब हो गई। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तस्वीरें गोधरा से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं लोगों को, और लोगों के हाथ में कुछ पर्चे भी हैं। नारेबाजी हो रही है और पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज तक किया गया है पुलिस की ओर से। तो वडोदरा में विवादित पोस्ट पर विवाद बढ़ गया। एआई के जरिए विवादित पोस्ट की गई थी। पहले पत्थरबाजी, फिर सड़क जाम तक कर दिया गया। तनाव देखते हुए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत कराया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एआई के जरिए एक पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर। वडोदरा में विवादित पोस्ट पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। तनाव देखते हुए मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और एक्शन के साथ ही आश्वासन भी दिया गया। मामला शांत हुआ। और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने बदले आतंकियों के ठिकाने। एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के ठिकाने ही बदल दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ी रणनीति बनाई है आतंकियों को दूसरे ठिकाने लगाने की। खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो रहे हैं जैश और हिजबुल के आतंकी। नए आतंकी कैंप निर्माण और भर्ती अभियान इस जगह पर शुरू किया गया है। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तानी आतंकियों की, जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने को तबाह किए हैं, उसके बाद आतंकियों ने अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जैश और हिजबुल के आतंकियों को नए कैंप में छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने अब अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय स्ट्राइक से आतंकी पनाह मांग रहे हैं, नए ठिकाने का निर्माण कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद अब आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने ठिकाना बदल लिया है। दोनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बना लिया है। वजह साफ है, पीओके अब सुरक्षित नहीं रहा, जबकि केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा अफगान बॉर्डर के नजदीक पहाड़ी इलाका है और यहाँ कैंप गहराई में होने के कारण ज्यादा सुरक्षित है। ये वो जगह है जो अफगान युद्ध के दौरान बनाए गए थे, और सबसे खास बात ये कि ये सब कुछ पाक आर्मी और पाकिस्तानी राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। जैश और अन्य आतंकी संगठन आतंकियों की बहाली भी कर रहा है। बताया जाता है कि 14 सितंबर को भारत पाक क्रिकेट मैच से कुछ घंटे पहले केपीके के मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह कस्बे में जैश ने खुलेआम भर्ती अभियान चलाया। सभा में जैश का बड़ा कमांडर और भारत में वांछित आतंकी मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था। केपीके को मुजाहिदीन का गढ़ बताया और दावा किया कि पाकिस्तानी आर्मी खुद जैश के मारे गए आतंकियों के जनाजों में शामिल होती है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। पुंछ में आतंकियों के बड़े अड्डे पर्दाफाश किए गए हैं और भारी संख्या में हथियार भी यहां से बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक AK-47, 20 हैंड ग्रेनेड और कई मैगजीन बरामद कर ली गई है। तो पुंछ में आतंकियों के अड्डों का पर्दाफाश हुआ है और मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर के समाधान के लिए मनमोहन सिंह समेत 6 सरकारों ने उससे बात की थी। टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि 1990 के बाद से केंद्र में सत्ता में रही अलग अलग 6 सरकार ने उनसे बात की है। 2006 में दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद वो तत्कालीन IB के स्पेशल डायरेक्टर VK जोशी के कहने पर पाकिस्तान गया था और लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और कई आतंकी नेताओं से मुलाकात की। भारत लौटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और NSA नारायणन से मुलाकात की थी।
भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझना है। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। यासिन ने कहा कि उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उस समय विपक्ष में बैठे वामपंथी नेताओं से भी मुलाकात की ताकि उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी की कश्मीर शांति प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। यासिन ने तत्कालीन आईबी डायरेक्टर अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की भी जानकारी दी है। यासिन मलिक ने कहा कि 2000 के शुरुआती सालों में डोभाल जेल में उनसे मिलने आए और उनकी रिहाई की खबर दी। दरअसल यासिन मलिक ने ये एफिडेविट टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए द्वारा उम्र कैद की जगह फांसी की सजा की मांग वाली याचिका के जवाब में दाखिल किया है। पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश को एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यासिन ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार के आरोपों से इनकार किया है। मलिक ने 2016 में बुरहान बानी के एनकाउंटर के बाद हुई पत्थरबाजी के समर्थन से भी इनकार किया है। और अब बात यूपी के बरेली की। बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में इस मामले को लेकर बिश्नोई और गोदारा गैंग में फूट पड़ गई है। फायरिंग मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी का एनकाउंटर किया। क्या है पूरा मामला, अपडेट के साथ देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, जो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सनातन और धर्म के नाम पर दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन और खून के प्यासे हो गए हैं। सनातनी बताने की होड़ जो है वो अब इन दोनों गैंगस्टरों के बीच में शुरू हो चुकी है। ये वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इनमें से कौन सबसे बड़ा सनातनी है। रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के बीच दुश्मनी को लेकर कई पोस्ट भी सामने आ चुके हैं। ये सारा क्लेश एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग के बाद हुआ है। बरेली में चौपला चौराहे पर 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर शूटर्स ने गोली चलाई थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस बीच बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में 5वें आरोपी की पहचान राम निवास उर्फ दीपक दीपू के रूप में की गई है। पुलिस के सामने हाथ जोड़े ये 19 साल के राम निवास हैं, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। उससे बिना नंबर प्लेट की बाइक और पिस्टल समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। इससे पहले दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में रविंद्र और अरुण का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। और कांग्रेस के ओवरसीज नेता सैम पित्रोदा ने अपने पाकिस्तान वाले प्रेम पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में अच्छा लगता है और इसी पर ही सफाई दी है। पित्रोदा ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और इसी बात को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। पाकिस्तान घर जैसा जो बयान दिया था, इस पर उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा कहा है। विवादित बयान पर सनसनी फैली और अब इस पर पित्रोदा ने सफाई दी है। अपने पोस्ट में सैम ने कहा है कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। उनका आशय केवल भारतीय उपमहाद्वीप के साझा इतिहास और लोगों के आपसी संबंधों के प्रति अपनी सहजता दर्शाना था। दर्द, संघर्ष या आतंकवाद और भू राजनीतिक तनावों से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को नजरअंदाज करना नहीं था। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। राहुल गांधी जी, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी ने आपको अपना आदर्श कहा। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, आप चुप क्यों रहे? लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गुफ्तगू करने की बात करता था, आप चुप क्यों रहे? माना जा रहा है कि पाकिस्तान का राग छेड़कर कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। सैम पित्रोदा इसके पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर हुआ सो हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैतृक संपत्ति के गरीबों के बीच बांटने की सलाह देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। एक बार फिर से ये मुद्दा सुलग रहा है। अगर सैम पित्रोदा और उनके परिवार कांग्रेस को पाकिस्तान इतना ही प्यारा है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की ही भाषा बोल रहे थे और अब साबित हो रहा है कि सैम पित्रोदा भी इसी भाषा में अपनी बोली बोल रहे हैं। तो नेपाल में जेनजी की गूंज भारत में भी अब सुनाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जेनजी और युवाओं को संविधान बचाने की अपील की। इस पर राजनीति गर्म है।
ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वो पोस्ट है जिस पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कहा है कि देश के जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। राहुल गांधी न जेनजी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं, न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं। किसी के लफ्ज उन्हें पता नहीं। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में 6000 से अधिक वोट काटे गए। कांग्रेस ने बीजेपी के हमलावर होने पर कहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हम और आप भी समझ गए इनके टूल किट्स, कैसे ध्यान बटाना है किसी मुद्दे से। अडानी का नाम ले लो तो कुछ और ले आएंगे। अब वोट चोरी पे राहुल जी ने कल एक बड़ा खुलासा कर दिया। ज्ञानेश गुप्ता का तो चलिए छोड़ ही दीजिए, ज्ञानेश गुप्ता को बचाने आ गए अनुराग ठाकुर। इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का मिशन बिहार जारी है। इसके साथ ही रोहतास और बेगूसराय से बीजेपी ने चुनावी रणनीति का बिगुल फूंक दिया है। इस बीच एनडीए शाहबाद और मगध बेल्ट में अपने प्रदर्शन पर खासा जोर दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद शाहबाद और मगध के राजनीतिक समीकरणों को साधने में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़ी बैठकों में 5000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, बूथ स्तर की तैयारियों का जायजा लिया और प्रत्याशियों की लोकप्रियता पर भी नेताओं से राय ली। दरअसल शाहबाद और मगध एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। 2020 में 22 में से सिर्फ 2 सीटें मिली और 2024 लोकसभा में 4 सीटें हाथ से निकल गयी। आरा से आर.के. सिंह और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े चेहरे भी हार गए। हालांकि एनडीए का दावा है कि इस बार इंडिया अलायंस का सफाया तय है। हमने काम करना शुरू कर दिया था। मतों के बिखराव को रोकने के लिए एनडीए ने जो कारगर अभियान चलाया, उसके नतीजे के तौर पर हम लोकसभा के चुनाव इन क्षेत्रों में अनेक इलाकों में हमने बढ़त हासिल की। पर अमित भाई इसी कड़ी में वहाँ के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने गए थे और रणनीति तय करने गए थे। इस बार कोई फरेब नहीं चलेगा, कोई झूठ नहीं चलेगा। पैकअप, महागठबंधन पैकअप। विपक्ष का दावा है कि इन इलाकों में इंडिया गठबंधन ही बाजी मारेगा। आ जाए या बार बार नरेंद्र मोदी जी आ जाए, शाहबाद और मगध का जो क्षेत्र है ये समाजवादियों का क्षेत्र है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ काम भी कर रही है। बीजेपी की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की रणनीतिक मुलाकात हुई। एनडीए जानती है कि बिहार की सत्ता की चाबी शाहबाद और मगध से ही निकलेगी, लिहाजा वहां प्रचार प्रसार भी संयुक्त रूप से किया जाएगा। और पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू परिवार में सब ठीक है या नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में है। कल शाम रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इससे पहले रोहिणी ने राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया था। फोटो में वो वोटर अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। रोहिणी ने आपत्ति जताई कि ये सीट लालू या तेजस्वी की है। 2 दिनों में रोहिणी की 2 पोस्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव के परिवार में संजय यादव को लेकर दरार गहरी होती जा रही है। संजय यादव पहले से ही तेज प्रताप यादव के निशाने पर हैं। अब तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से खफा और उनका बढ़ता कद नागवार गुजर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के रहने वाले संजय यादव पहले तो वर्षों तक तेजस्वी यादव के पीएस के रूप में ही काम करते रहे। बाद में तेजस्वी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया। तेजस्वी यादव बगैर संजय यादव से सलाह लिए शायद ही कुछ करते हैं। और समुद्र पर बने देश के सबसे बड़े अटल सेतु के ठेकेदार पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आखिर क्यों? देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वायरल वीडियो है अटल सेतु का, जिसमें बताया गया कि सेतु पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं। शिकायत के बाद अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन आयुक्त विक्रम कुमार ने जांच की और ठेका लेने वाली कंपनी के कर्मचारियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अटल सेतु पर सतही क्षति दिखने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया था।